प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो डिस्कस किया था उसी के आगे आज वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो लेक्चर है वो सेकेंड वीडियो लेक्चर, और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास में पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स को, और उसमें जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो परिपथीय विश्लेषण को डिस्कस किया था हमने। और उसमें जो एक पॉइंट था हमने वो इधर मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ कि पहला जो पॉइंट था जालक, पहला जो पॉइंट था जालक, इसको हमने डिस्कस कर लिया था, जिसको हम नेटवर्क भी बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आइए अब उसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो परिपथीय विश्लेषण में हम जालक पढ़ चुके थे और उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था, उस चित्र को भी हम देख रहे हैं। उससे पहले ये देख रहे हैं कि उस परिपथीय विश्लेषण में हमें मुख्य रूप से कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है आपका वो आप पढ़ोगे लूप के लिए, दूसरा आप पढ़ोगे लूप के लिए। तीसरा नोड बिंदु, तीसरा क्या हो जाएगा आपका नोड बिंदु। और इसी क्रम में एक और पॉइंट हम परिपथीय विश्लेषण में डिस्कस करेंगे, परिपथीय विश्लेषण में डिस्कस करेंगे, और वो है आपका शाखा। अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से, शाखा को जिसको कहते हैं ब्रांच, और नोड बिंदु होता है आपका जंक्शन पॉइंट। और ये तो परिपथीय विश्लेषण में हमें ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है आपका जालक, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा पॉइंट है आपका लूप, तीसरा है नोड, और चौथा है शाखा, ब्रांच कैसे कहते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सबसे पहले अब क्रम हमने यहाँ पर लिख लिया है, जरूरी नहीं कि हम इसके बाद लूप के मतलब नोड बिंदु पढ़े, आप कुछ भी जैसे समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए वो जो डायग्राम में बनाया था, डायग्राम हम दोबारा से यहाँ पर बना रहे हैं। एक बैटरी लगाते हैं, इसके लिए धनात्मक से ये डालते हैं, ये आपका प्रतिरोध लगा दिया, R1 R2, और विद्युत वाहक बल की ये लगा दिया। अब इसको हमने मान लिया R3 और इसको मान लिया R4। इसमें धारा बह रही है I और इसमें धारा बह रही है विद्युत धारा I। अब इसी समय जब जालक हम पढ़ चुके थे, इसी चित्र के आधार पर हम इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम जो है आपको जालक के बाद आपको बताते हैं कि लूप क्या होता है। लूप किसे कहते हैं, लूप के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए लूप जो होता है उसकी पहले सैद्धांतिक परिभाषा आप समझिए। सैद्धांतिक परिभाषा में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स में आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। तो देखिए क्या है, विभिन्न शाखाओं से घिरे हुए पथ को लूप कहा जाता है। विभिन्न शाखाओं से घिरे हुए पथ को लूप है। अब यहाँ पर शाखा शब्द आ गया, शाखा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आएगा अपने पास कि शाखा किसे कहते हैं। तो लूप के जो विभिन्न शाखाओं से घिरे हुए पथ को लूप कहा जाता है। अब इसी लूप, ये तो होगी सैद्धांतिक परिभाषा। अब विद्युत परिपथ में कैसे पता करोगे आप
और डाल लीजिए ए बी और ये सी डी। ई नहीं करेंगे क्योंकि ई पहले से ही विद्युत वाहक बल है। यहाँ पर एफ कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका जी। जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी हमने चित्र बनाया था ये वाला। अब इसमें देखिएगा लूप को समझिए। देखो विभिन्न शाखा होते हैं। लूप कौन सा होगा? ए बी एफ जी ए, ये एक लूप हो गया। उदाहरण के लिए ए बी एफ जी ए, ये लूप हो गया आपका। दूसरा लूप कौन सा है इसमें? बी सी डी एफ और वापस बी पॉइंट। और दूसरा लूप देखिए बी सी डी एफ बी, ये भी क्या हो गया आपका? लूप हो गया। अब एक पूरा लूप क्या हो गया? ए सी डी जी ए। एक और एग्जाम्पल है ए सी डी एफ है जी और ये ए सी डी जी। एक चीज में ध्यान रखेंगे कि जब लूप को हम समझेंगे तो जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उस पॉइंट ए के बाद बी, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा एफ, फिर आपका आ गया जी और वापस उसी पॉइंट पर जाना होता है ए तक। तो तब आपका जो है ये लूप कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया लूप का। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इसको नोट कर सकते हो आप। और तीसरा जो पॉइंट है वो है नोड। नोड पॉइंट या संधि बिंदु किसे कहते हैं, इसकी भी सैद्धांतिक पहले बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? तो इसकी जो परिभाषा होती है कि जालक में वह बिंदु जिस पर विभिन्न विद्युत धाराएं आगत व निर्गत होती है। देखिए डेफिनेशन पढ़ लीजिए। जालक में वह बिंदु जिस पर विभिन्न विद्युत धाराएं आगत व निर्गत होती हैं वह बिंदु नोड बिंदु कहलाता है। वह बिंदु नोड बिंदु कहलाता है। ये होगी इस नोड बिंदु की परिभाषा। अब इस परिभाषा तो परिभाषा आपने पढ़ी। अब इससे संबंधित जब इस चित्र में आप देखोगे तो चित्र में कैसे पता लगेगा कि ये बिंदु, यहाँ पर इस पॉइंट बी को देखिए। ऐसा देखिए जहां पर विद्युत धाराएं आती भी हो और जाती भी हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट बी पर विद्युत धारा आती भी है और यहाँ से ये जाती भी है। वीडियो बनाया ठीक है। तो ये बिंदु बी पर यहाँ ये विद्युत धाराएं आती भी हैं और यहाँ से विद्युत धाराएं जाती भी है। ये यहाँ I1 आ रही है इस पर और यहाँ से I आ रही है और I1 यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो चित्र में उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो बिंदु जो है बी, पॉइंट बी, ये क्या कहलाएगा आपका? नोड बिंदु। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो और नोट्स में क्लियर किसी पॉइंट में चलते रहेंगे। ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो नोट हो गया। अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा
3 पॉइंट हो गए हमारे। शाखा सुन लीजिए जिसका यूज अभी लूप में हुआ है। तो परिपथीय विश्लेषण में जो अगला पॉइंट है वो है आपका शाखा के ब्रांच किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। शाखा क्या है, ब्रांच को समझिए। ब्रांच का मतलब है, ध्यान से समझना, ब्रांच किसे कहते हैं कि परिपथ कह दीजिए या जालक कह दीजिए या जाल कह दीजिए या इंग्लिश में नेटवर्क कह दीजिए। तो परिपथ की वह भुजा या जालक की वह भुजा जिसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस भुजा को क्या कहते हैं, उस जालक की शाखा कहते हैं। तो देखिए सैद्धांतिक परिभाषा में लिख दे रहा हूं, जालक की वह भुजा, जालक की वह भुजा जिसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, शाखा कहलाती है। शाखा कहलाती है। देखिए परिभाषा देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जालक या परिपथ की वह भुजा जिसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस भुजा को क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें चित्र में स्पष्ट रूप से देखिए, AB या BF या FG या BC या CD, ये सभी क्या है, भुजा है। और यही जो भुजा है ये क्या कहलाएंगी, इस जालक की या परिपथ की शाखा कहलाएंगी। एग्जाम्पल देखिए क्या है, AB, उसके बाद BC, BF, ये सभी क्या है, इत्यादि, कई सारी भुजाएं होती हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है आपकी शाखा कहलाती है। ठीक है, अब परिपथीय विश्लेषण में कुछ 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जिसको हम 5वां पॉइंट मानने चलेंगे। मेन तो पॉइंट यही है, आपको सर्किट एनालाइज में आप बेसिकली सारी ये चीजें समझते हैं पहले। ठीक है, तो इसके साथ मैं एक और समझा दे रहा हूं कि सक्रिय अवयव तथा निष्क्रिय अवयव, सक्रिय अवयव और निष्क्रिय अवयव। सक्रिय अवयव किसे कहते हैं, निष्क्रिय अवयव किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सक्रिय अवयव क्या होता है, सक्रिय अवयव वे अवयव या वे घटक होते हैं जो वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत के रूप में परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सक्रिय अवयव कौन से होते हैं, वे अवयव जो परिपथ बनाते समय वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण अगर आप देखेंगे तो सक्रिय अवयव के उदाहरण क्या हो जाएंगे, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी इसका उदाहरण होता है। ठीक है, अब निष्क्रिय अवयव की हम बात करते हैं। निष्क्रिय अवयव इसके ठीक विपरीत है। निष्क्रिय अवयव कौन से अवयव होंगे, वे अवयव होंगे जो परिपथ में वोल्टा या धारा स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनके उदाहरण क्या होंगे निष्क्रिय अवयव की, निष्क्रिय अवयव के उदाहरण आपको होंगे प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, संधारित्र इत्यादि। ठीक है, तो निष्क्रिय अवयव कौन से होंगे, प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, संधारित्र, क्योंकि इनको आप ऊर्जा स्रोत के या वोल्टा स्रोत के रूप में परिपथ में प्रयोग नहीं करते हो। और सक्रिय अवयव कौन से होंगे, सेल या बैटरी, क्योंकि यही वोल्टा स्रोत, धारा स्रोत के रूप में किसी भी जब परिपथ का आप निर्माण करते हैं तो उन परिपथों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने परिपथीय विश्लेषण कर लिया सक्रिय अवयव तथा निष्क्रिय अवयव के लिए, और इसको भी समझ लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट नियम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा।
उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।